बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बीए सेकंड सेमेस्टर अर्थात बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा तो हो चुकी, तो द्वितीय सेमेस्टर यानी कि बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर की जो परीक्षा होने वाली है उसमें हिंदी साहित्य के कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे उसको लेकर के आज के वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे और विस्तार से हम हिंदी साहित्य से बनने वाले ऑब्जेक्टिव टाइप के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। निश्चित तौर पर यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही कारगर और बहुत ही अच्छी सिद्ध होने वाली है, तो इसीलिए वीडियो को लाइक करें पहले से, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से मैं लगातार वीडियो आपको देता रहता हूं, चाहे वो प्रथम सेमेस्टर की रही हो और अब द्वितीय सेमेस्टर की बात आ गई है तो उसको लेकर के भी मैं लगातार हाजिर हूँ। आप लोगों ने देखा होगा इकोनॉमिक्स के बहुत सारे प्रश्न, जियोग्राफी के, सोशियोलॉजी के, पॉलिटिकल साइंस के, संस्कृत के, मेडिवल हिस्ट्री के, इसके अलावा आप और देखे होंगे शिक्षा शास्त्र यानी एजुकेशन की। इसी प्रकार से बहुत सारे सब्जेक्ट की वीडियो मैं लगातार देता रहता हूं आप लोगों के लिए। जल्दी साइकोलॉजी वगैरह का भी आप लोगों के समक्ष मॉडल पेपर आएगा, तो परेशान होने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हिंदी साहित्य बीए सेकंड सेमेस्टर का ये मॉडल पेपर अगर आप लोगों ने देख लिया, एक भी प्रश्न इससे बाहर से नहीं आएगा, ये मैं प्रबल दावे के साथ आपके समक्ष बोल रहा हूँ। तो ये सॉल्व मॉडल पेपर होगा आपका 2022 की परीक्षा की दृष्टि से। आने वाली जो परीक्षा होगी 23-24 उन सभी के लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, खास करके 2022 की छात्राओं के लिए पूर्ण समर्थित लेक्चर, ये मतलब पूर्ण समर्पित लेक्चर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होने जा रहा है। सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इसमें समाहित करने का प्रयास किया गया है हिंदी साहित्य के। हिंदी साहित्य में कार्यालयी हिंदी का स्वरूप, कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर, ये आपको पढ़ना पड़ता है। क्या कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर, ये आपके जो है पेपर का नाम है, इसके बारे में पढ़ना होता है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को समाहित करने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से रहेगा। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मैं प्रबल दावे से बोल रहा हूँ। आइए चलते हैं और जानते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। लिखित मॉडल पेपर मैं जल्द ही दूंगा, तो लिखित वाली यूनिवर्सिटी वाली परेशान ना हो। और चाहे आपकी परीक्षा लिखित हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, ये दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इसमें बताए गए जो डाटा होंगे वो कहीं ना कहीं पे जब आप परीक्षा लिख रहे होंगे तो उसमें आपको कारगर सिद्ध होंगे। तो आप लोगों के लिए कोई ऐसी बात नहीं है कि ये बेकार है लेक्चर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर आप लोगों के लिए भी है, चाहे आपकी परीक्षा लिखित हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो। ऑब्जेक्टिव हो तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इनके ऐसे ही प्रश्न आएंगे। लिखित की अगर बात करें तो उनको कैसे, यानी कि उनको जानकारी मिलेगी इस वीडियो के माध्यम से। आइए हम चर्चा कर लेते हैं। सिलेबस इससे पहले मैंने डिस्कस कर लिया है और चैप्टर 1 से जो प्रश्न बन रहे थे इंपॉर्टेंट उसको मैंने बता दिया ऑलरेडी। तो आइए हम देखते हैं कि आखिरकार जो है आपके मॉडल पेपर में कैसे कैसे प्रश्न, यानी कोई भी यूनिवर्सिटी हो आपकी, कोई भी यूनिवर्सिटी की परीक्षा आप देने जा रहे हो, सेकंड सेमेस्टर हिंदी अगर आप लोगों ने लिया है तो यह लेक्चर देख करके जाइएगा। प्रबल दावा है मेरा कि सारे के सारे प्रश्न आपके यहीं से आने का प्रयास रहेगा। आइए हम चर्चा करते हैं बिना समय गवाए हुए, आसानी समझते हैं। ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं। और एक बात, एक रिक्वेस्ट आपसे और करूँगा कि जितने भी आपके घर में फ़ोन है सभी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। सभी ग्रुप्स वगैरह जितने आपके कॉन्टेक्ट्स में नंबर हैं सभी के पास वीडियो को शेयर करें और शुक्ला स्टडी पॉइंट को आगे बढ़ाने में अपना थोड़ा सा सहयोग ज़रूर दें। ओके, चलिए पहला प्रश्न आपके समक्ष है और आप लोगों के लिए मैं लगातार वीडियो देता रहता हूं और लगातार देता रहूंगा, यही आप लोगों से उम्मीद, मेरी जो एक प्रकार से उम्मीद आप पर टिकी है और आपकी उम्मीद मुझ पर। दोनों लोग एक दूसरे के लिए कार्य करेंगे और निश्चित तौर पर समाज अपना आगे बढ़ेगा। तो राजभाषा के लिए नेशनल लैंग्वेज शब्द किसने प्रयोग किया, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। राजभाषा के लिए नेशनल लैंग्वेज शब्द का प्रयोग किसने किया, जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी या राजर्षि टंडन ने या सेठ गोविंद दास ने, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। हालांकि इस प्रश्न को हमने चैप्टर 1 में भी डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने रखा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी का सी राजगोपालाचारी यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने राजभाषा के लिए नेशनल लैंग्वेज शब्द का प्रयोग किया। सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ओके, तो इसी प्रकार से हम प्रश्नों को देखेंगे, विस्तार से यहाँ पर बताने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी मैं जो कठिन शब्दावलियाँ होंगी, परिभाषित शब्दावलियाँ होंगी, उनको आपको बता दूंगा ताकि आपको क्वेश्चन समझने में दिक्कत ना हो और उसके आंसर को बताते हुए चलूँगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज का आशय है। ऑफिशियल लैंग्वेज का क्या मतलब है, ऑफिशियल लैंग्वेज माने राजभाषा या राष्ट्रभाषा या संपर्क भाषा या मानक भाषा, बताओ भाई सभी लोग। ऑफिशियल लैंग्वेज का क्या मतलब है, राष्ट्रभाषा से, राजभाषा से, संपर्क भाषा से या मानक भाषा से। तो ऑफिशियल लैंग्वेज का आशय है राजभाषा से। किससे है, राजभाषा से। ऑप्शन ए में दिया राजभाषा इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इन दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखो भैया, अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि संसद की कार्यवाही हिंदी तथा अंग्रेजी में होगी। यह एक कथन है, कोटेशन है,
देखिए डबल इन्वर्टेड कामा में जब भी कोई शब्द या कोई भी वाक्य लिखा रहेगा उसका मतलब है ये कोटेशन है, यानी किसी व्यक्ति का कथन है या फिर किसी अनुच्छेद में कहा गया है, मतलब एक समझिए कि कोटेशन है यानी कथन है। ओके, तो संसद की कार्यवाही हिंदी तथा अंग्रेजी में होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? किस संविधान के? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? भारतीय संविधान में 395 आपके यानी कि 395 अनुच्छेद हैं, 12 ही अनुसूचियां हैं और जो है लगभग 22 से के आसपास भाग हैं। 3 बड़े थे, 3 घट भी गए, इसीलिए 25 हुआ था, फिर 22 हो गया है। 8 अनुसूचियाँ पहले थीं, 12 अनुसूचियाँ हो गई, 4 अनुसूचियाँ और जुड़ गई हैं उसमें। ओके, अनुच्छेदों की संख्या में लगभग 100 से अधिक बार संशोधन हो चुका है संविधान में, तो इसके कारण से अनुच्छेदों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। 460 प्लस अनुच्छेद हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको केवल मूल रूप से बात की जाए तो 395 अनुच्छेद तब भी थे और आज भी 395 ही है, उसमें का खा करके बढ़ोतरी हुई है। हालांकि वो प्रश्न आपसे नहीं पूछेगा। प्रश्न क्या है कि संसद की कार्रवाई हिंदी तथा अंग्रेजी में होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो संविधान का अनुच्छेद है 120I, यानी कि 120I बोल रहा हूँ, फर्स्ट 121 में। ओके, 120 के फर्स्ट वाले सेक्शन में ये कहा गया है। ओके, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट होगा? अनुच्छेद 120 का जो है ये। ओके, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। ये आई ही मेरे ख्याल से लिखा हुआ है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे, अगर ये होता तो ऐसे लिखा होता। चलिए 120 में है कुल मिलाकर के, जानिएगा। ऐसे अगर सिंबल मिलेगा तो आप वही लगाइएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके समक्ष है। अगला प्रश्न क्या एग्जाम में बन सकता है, देखिएगा। राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? 1956 में या 1950 मतलब कि 55 में, या जो 1960 यानी कि 1960 में, या 1970 यानी कि 1970 में? बताने का प्रयास करेंगे। राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? तो राजभाषा आयोग का जो गठन हुआ था 1955 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के कानून यानी विधि मंत्रालय में स्वतंत्र विभाग के रूप में राजभाषा विभाग की स्थापना कब की गई? बताइए, प्रश्न बड़ा ही अच्छा है। भारत के कानून यानी विधि मंत्रालय में स्वतंत्र विभाग के रूप में राजभाषा विभाग की स्थापना कब की गई? तो 1975 में की गई थी। आपको ऑप्शन किस में दिया? ए में दिया है 1975। करेक्ट आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा। वर्ष 1956 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बताने का प्रयास करें सभी लोग। वर्ष 1956 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर, सुनीति कुमार चटर्जी, या फिर जीबी पंत, या पी सुब्बरैन? बताइए। तो बीजी खेर साहब जो थे ये 1956 में जो प्रथम राजभाषा आयोग गठित हुआ था उसके अध्यक्ष थे। ओके, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए ऑप्शन, बीजी खेर, करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। देखिए अगला प्रश्न एग्जाम पॉइंट से बढ़िया प्रश्न है। हिंदी को राजभाषा बनाए जाने का प्रस्ताव पारित हुआ। हिंदी को राजभाषा बनाए जाने का प्रस्ताव कब पारित हुआ? अगस्त 1946 को, अगस्त 1949, या 1950 अगस्त, या अगस्त 1952? बताइए। तो हिंदी को राजभाषा बनाए जाने का जो प्रस्ताव पारित हुआ वो अगस्त 1946 में पारित हुआ। अगस्त 1946, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। राजऋषि टंडन किस राजभाषा हेतु समर्थन कर रहे थे? राजऋषि टंडन किस राजभाषा हेतु समर्थन कर रहे थे? हिंदी के या हिंदुस्तानी के पक्ष में थे, या अंग्रेजी के, या फारसी के? बताइए। तो राजऋषि टंडन जो थे वो राजभाषा के लिए हिंदी का नाम एक प्रकार से समर्थित कर रहे थे, यानी हिंदी को। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा, हिंदी का। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। राजभाषा अधिनियम कब लागू किया गया? राजभाषा अधिनियम कब लागू किया गया था? 1960 में, 1962 में, 1976 में, या 1700 में? बताइए। तो भाई राजभाषा जो अधिनियम था वो लागू हुआ था 1976 में, 1976 में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा। सरकारी कामकाज की भाषा जो संविधान द्वारा स्वीकृत है, सरकार का मतलब कि सरकारी कामकाज की भाषा जो संविधान द्वारा स्वीकृत है वो कौन सी है? राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है, मानक भाषा, संपर्क भाषा? बताइए। तो सरकारी कामकाज के लिए जो भाषा का प्रयोग होती है उसको हम राजभाषा कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? उसको राजभाषा नहीं, ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा, राजभाषा। और भारत की कोई, अगर आपसे पूछे भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी, तो भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत की केवल और केवल राजभाषा है, जो कि कौन सी है? हिंदी है। ओके, तो भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन होनी चाहिए हिंदी को ही राष्ट्रभाषा, लेकिन है नहीं। बड़ी दुख की बात है ये। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। संविधान
लागू होने के कितने वर्षों के बाद प्रारंभिक प्रावधानों के अनुरूप सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में अंग्रेजी समाप्त हो जानी चाहिए थी। ये संविधान में कहा गया था कि संविधान लागू होने के लगभग 15 सालों के बाद प्रारंभिक प्रावधानों के अनुरूप सरकारी कामकाज की जो भाषा होगी उसके रूप में अंग्रेजी समाप्त कर दी जाएगी, हिंदी में सारे कार्य संपन्न होंगे। ओके, ये बात वहाँ पर बताई गई थी संविधान में ही 15 वर्षों के लिए। ऑप्शन नंबर ए में दिया 15 साल, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा हिंदी प्रदेश है, यानी कि जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती। मेघालय में, बिल्कुल मेघालय ही मिल गया, पहला ही पूर्वोत्तर है, तो मेघालय में जो है हिंदी नहीं बोली जाती। उत्तर प्रदेश में हिंदी बड़े अच्छे बोली जाती है, मध्य प्रदेश में भी और बिहार में, ये सब हिंदी के ही इलाके हैं। ओके, आप देखेंगे बुंदेली, छत्तीसगढ़ी, ये सब भाषाएं यहाँ पर बोली जाती हैं। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बघेली वगैरह भाषा जो है वो भी मध्य प्रदेश के आसपासी इलाकों में। अवधी बघेली आप उत्तर प्रदेश में और छत्तीसगढ़ी भी उत्तर प्रदेश, मतलब अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी। ओके, ये बात देखें। और बिहार में आप देखेंगे तो मैथिली, मगही, भोजपुरी, ये सब भाषा बोली जाती है। तो बिहारी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? बिहारी हिंदी की 3 बोलियां हैं। अवधी तो हो गई आपकी। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां अवधी और बघेली, छत्तीसगढ़ी। ओके, और बिहार की अगर बात करें, बिहारी हिंदी की 3 बोलियां भी है, मगही, मैथिली और कौन सी एक, भोजपुरी, जिसमें पिक्चर उच्चर बनती है, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये भाई देखो, आपका इनमें से हिंदी प्रदेश कौन सा है, तो मेघालय में हिंदी नहीं बोली जाती, ऑप्शन नंबर इसका ही करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देख दिए, हिंदुस्तानी जो संविधान में बार बार क्या हुआ कि बहुत सारे लोग हिंदुस्तानी के पक्ष में थे कि राजभाषा हिंदुस्तानी बने भारत की। तो वो हिंदुस्तानी का मतलब क्या था, यानी हिंदुस्तानी से क्या तात्पर्य था, क्यों लोग हिंदुस्तानी के पक्ष में थे? इसलिए थे क्योंकि हिंदी और उर्दू दोनों की मिश्रित भाषा को हिंदुस्तानी कहा जाता है। हिंदी और उर्दू दोनों मिश्रित भाषा हिंदुस्तानी कहलाती है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। ये भाषा हिंदुस्तानी थी, तो ये जो है हिंदू, मतलब कि हिंदी और उर्दू को मिश्रित जो भाषा थी उसी को हिंदुस्तानी कहा जाता था उस समय। तो बहुत सारे लोग इसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के फेवर में थे, लेकिन बहुमत किसका था? हिंदी वालों का। अगला प्रश्न क्या है, संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू यानी जे.एल. नेहरू ने किसका समर्थन किया था? सभी को पता होगा जवाहरलाल नेहरू किसका समर्थन करेंगे भाई, हिंदुस्तानी का ही करेंगे। किसका करेंगे? हिंदुस्तानी का, ऑप्शन नंबर इसका ही करेक्ट होगा। ओके, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष, केंद्रीय सरकार ने सभी कार्यालयों में हिंदी में कामकाज करने का आदेश दिया था। केंद्रीय सरकार के सभी कार्यालयों में हिंदी में काम करने का आदेश था राजभाषा अधिनियम 1976 के द्वारा, या राजभाषा आयोग 1955 द्वारा, या राजभाषा संशोधन विधेयक 1967 द्वारा, या उपरोक्त में से किसी में भी नहीं। तो राजभाषा अधिनियम 1976 के द्वारा केंद्रीय सरकार के सभी कार्यालयों में हिंदी में काम करने का आदेश दिया गया था। किसमें? 76 के जो एक प्रकार से राजभाषा जो अधिनियम था उसके द्वारा। ऑप्शन नंबर ए में दिया करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, राष्ट्रपति द्वारा अंग्रेजी को सह राजभाषा के रूप में कब स्वीकृति प्रदान की गई थी? बताइए, राष्ट्रपति के द्वारा अंग्रेजी को सह राजभाषा के रूप में कब स्वीकृति प्रदान की गई? तो 8 जनवरी 1968 को, बिल्कुल 8 जनवरी 1968 राइट आंसर। सॉरी, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट होगा? बी, 8 जनवरी 1968। ओके, चलिए ये आपका बी वाला करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, पारिभाषिक शब्दावली किसे कहते हैं? उससे पहले एक आध दो बात और जान लीजिए, एक आध दो प्रश्न और के आपसे पूछा सकता है, जैसे कि हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपसे पूछेगा कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं सम्मिलित हैं, या भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो कितनी भाषाएं भाई? 22 भाषाएं जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में हैं। वो भाषाएं कौन कौन सी हैं? आपकी भाषाएं मैं बता दे रहा हूँ, असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, इसके अलावा तमिल, तेलुगु, उर्दू, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, बोडो, डोंगरी और मैथिली तथा संथाली, ये इतनी भाषाएं जो हैं इसमें जो है संग्रहित हैं। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। ये बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई? बताए सभी लोग? फिर से बता दिया जाए क्या? फिर से सुनिए, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख जो है किया गया है। कौन कौन सी? इस समय तो कुल मिलाकर के 22 हो गई, बहुत सारे संशोधन हुए हैं, जैसे जो है बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ये सब बाद में जुड़ी हैं। कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, ये सब बाद में जुड़ी हैं। ओके, ठीक है, सिंधी भी बाद ही में जुड़ी है।
तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कौन कौन सी भाषाएं हैं, एक बार सुन लीजिए सभी लोग। असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, बोडो, डोंगरी, पैंथली, संथाली, ये इतनी भाषा जो है ये जोड़ी गई हैं। ओके, इसी प्रकार से आप याद कर लीजिएगा इसको, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया प्रश्न है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न और पूछेगा आपसे कि संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो होगी वो देवनागरी होगी। तो अनुच्छेद 343 में ये बात कही गई है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया चीज़ है। तो इसको आप लोग जो है बिल्कुल भी जो है इस प्रश्न को एक बार हल्के में ना लीजिएगा, एग्जाम में छपेगा ये प्रश्न। आइए हम और भी प्रश्नों को देखते हैं। पारिभाषिक शब्दावली किसे कहते हैं, बताइए। पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं, ऑप्शन ए दिया शब्दकोश में संग्रहित शब्द को, या पारिभाषिक शब्दों का संग्रह को, या फिर सुनिश्चित अर्थों में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को, या दो अर्थों वाले शब्द को। तो बताने का प्रयास करेंगे, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं, किसे कहते हैं, पारिभाषिक शब्दों के संग्रह को हम पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। यानी कि ऐसे शब्द समूह या ऐसे शब्द जिसकी परिभाषा दी जा सके वो पारिभाषिक शब्दावली होती है। ओके, आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, देखिए सभी लोग। अगला प्रश्न है सुपर जो है प्रश्न क्या है, सुपरन जो है न्यूसन, ये एक प्रकार से ये अंग्रेजी का शब्द है। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है पदमुक्ति। क्या अर्थ होता है इसका, पदमुक्ति। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपसे ऐसे एग्जाम से बनेंगे प्रश्न, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लिए सबसे उपयुक्त शब्द कौन सा है, अधिसूचना, घोषणा, संसूचना या सूचना। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के लिए बात की जाए तो जो है संसूचना इसके लिए सबसे बेटर शब्द हिंदी का प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, और ये सब परिभाषिक शब्दावलियाँ ही हैं। अगला प्रश्न है अपरिहार का अंग्रेजी परिवार जो है परिवार मतलब कि पर्याय क्या, पर्याय माने कि दूसरा, मतलब अपरिहार के लिए अंग्रेजी में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए अपरिहार के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, जो है अनएवॉइडेबल। ओके, अनएवॉइडेबल का प्रयोग हम करते हैं। ऑप्शन नंबर डी में दिया है, अपरिहार के लिए ये शब्द प्रयोग किया जाता है। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, एजेंडा का हिंदी पर्याय कौन सा, कार्यवृत्त या कार्यसूची या कार्यकाल या कार्यकारी। एजेंडा के लिए हम कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं, अंग्रेजी के एजेंडा के लिए हिंदी में हम कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं। तो एजेंडा के लिए हम लोग कार्यसूची शब्द का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है मास्टर रोल, यानी मास्टर रोल का अर्थ क्या है, कर्मचारी पत्रक या उपस्थिति पंजिका या मनरेगा पंजिका या कर्मचारी उपस्थिति। बताएं मास्टर रोल का अर्थ क्या है। मास्टर रोल माने क्या होता है, उपस्थिति पंजिका, उपस्थिति पंजिका, ये इसका हिंदी पर्याय है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। इस प्रकार से प्रश्न एग्जाम से बहुत ज़्यादा बनेंगे। ओके, बात ध्यान रखेंगे। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया प्रश्न है जो कि मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, पारिभाषिक शब्दावलियों के स्रोत हैं। बताइए, पारिभाषिक शब्दावलियों के स्रोत हैं, एक स्रोत या तीन स्रोत, 10 स्रोत या 4 स्रोत। बताएं, तो 4 स्रोत होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में सहायक है। पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में सहायक है, क्या सहायक होते हैं, संस्कृत भाषा के उपसर्ग प्रत्यय बिल्कुल सहायक होते हैं, हिंदी के तत्सम तद्भव बिल्कुल सहायक होते हैं पारिभाषिक शब्दावलियों के निर्माण में, और अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं भी सम्मिलित होती हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, डी होगा, यानी कि उपयुक्त सभी। जब भी यहाँ पर आपको हैं मिले तो इसका मतलब कि उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, कागज़ या दस्तावेज या प्रतिलिपि या प्रमाण पत्र। तो डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं भाई, डॉक्यूमेंट को हम जो है हिंदी में क्या बोलते हैं, तो डॉक्यूमेंट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, दस्तावेज। ओके, ओके, समझ में आ रही बातें। चलिए, डॉक्यूमेंट के लिए दस्तावेज। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न टैली। टैली के लिए क्या बोलते हैं, जोड़ना, घटाना, मिलान करना, गणित। तो टैली जिसको आप करते हैं तो मिलान करना, टैली करते हैं ना, टैली करना, टैली करना माने मिलान करना। ऑप्शन नंबर सी में दिया है। अगला प्रश्न देखिएगा, कैपिटल। कैपिटल माने पूंजी होता है या राजधानी या बड़ा। तो भाई कैपिटल माने राजधानी भी होता है और पूंजी भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। ए और बी दोनों करेक्ट आंसर होंगे। ऑप्शन नंबर इसका डी। अगला प्रश्न है एजेंडा। एजेंडा माने क्या होता है, मैंने आपको बताया भी, कार्यसूची। एजेंडा माने क्या होता है, कार्यसूची। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बॉडकास्ट। बॉडकास्ट माने क्या होता है, जाति प्रथा या फिर प्रसारण या उच्च विचार या सदस्य सूची। तो भाई बॉडकास्ट माने होता है प्रसारण करना। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, और भी आपसे प्रश्न जैसे पूछ सकता है, जैसे पारिभाषिक शब्दावली के मुख्य कितने प्रकार होते हैं। तो पारिभाषिक शब्दावलियाँ 2 प्रकार की होती हैं। ओके,
ये बात ध्यान रखेंगे। तो ऐसे एग्जाम से प्रश्न पूछ सकता है, तो आप लोग जो है या पूछे कि एक निश्चित अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं। एक निश्चित शब्द का बोध कराने वाले शब्दों को हम पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं या पारिभाषिक शब्द कहते हैं। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ा जाए, आपसे और भी प्रश्न पूछ सकता है, जैसे कि असेंबल को क्या क्या कहते हैं। असेंबल को ऊपर नीचे करना, हिंदी के असेंबल के लिए हिंदी में जो प्रयोग किया जाता है ऊपर नीचे करना। लिमिट के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, ढलान, लिमिट। ओके, LIMIT, लिमिट के लिए ढलान शब्द का प्रयोग हिंदी में है। इसके अलावा मैनुअल के लिए प्रयोगिक शब्द जो है अपने इसमें है, मैनुअल के लिए क्या है, प्रयोगिक है। ओके, इसके अलावा आप देखेंगे पैसेज के लिए किराया। ओके, पैसेज के लिए किराया अपने हिंदी में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा केयर, केयर के लिए देखना। ओके, तो ये सब हिंदी के एक प्रकार से परिभाषित शब्दावलियाँ हैं। एग्जाम में हो सकता है यहाँ से 4-5 प्रश्न देखने को आपको मिल जाए इकट्ठा, तो ये सब ध्यान रखेंगे। और आगे हम बढ़ते हैं और मुद्दों को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए भाई, अगला प्रश्न आपके समक्ष है। अगला प्रश्न क्या है आपके समक्ष, देखिए सभी लोग। अगला प्रश्न है कि सरकारी पत्रों में संबोधन के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सरकारी पत्रों में संबोधन के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। महोदय या महोदया, या प्रिय श्री, या भवदीय, आपका विश्वास पत्र, या आपका शुभ चिंतक। तो भाई सरकारी पत्रों में संबोधन के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है महोदय या महोदया। अगर मर्द मतलब कि जो है किसी मेल को लिखना है तो आप महोदय लिखेंगे, और किसी फीमेल को लिखना तो महोदया लिखेंगे। ओके, तो पुरुष व्यक्ति को तो महोदय, और स्त्री के लिए महोदया। ओके, ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, ए ऑप्शन होगा, नहीं महोदय / महोदया। ओके, दोनों भी लिखा हुआ मिलता है कहीं कहीं पर, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई आपकी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके समक्ष है। सरकारी पत्र में विषय का उल्लेख किया जाता है। सरकारी पत्र में विषय का उल्लेख किया जाता है, किस विषय का, संबोधन के उपरांत, मतलब विषय का जो है सरकारी पत्र में विषय का उल्लेख कहाँ पर किया जाता है, संबोधन के उपरांत यानी संबोधन के बाद में, या संबोधन के पूर्व यानी पहले, या फिर पत्रांक व दिनांक के उपरांत, या फिर स्वनिर्देश के पूर्व। तो सरकारी पत्र में विषय का उल्लेख जो किया जाता है वो संबोधन से पूर्व किया जाता है, संबोधन से पूर्व। ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट होता है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। सरकारी पत्र में जो प्रेषित यानी जो भेजने वाली होती है, भेजने वाला होता है, उसका पद व पता लिखने के बाद क्या लिखा जाता है, बताइए। पत्र संख्या लिखी जाती है, या स्थानीय दिनांक लिखा जाता है, या फिर स्वनिर्देश लिखा जाता है, विषय लिखा जाता है। सरकारी पत्र में प्रेषिती का पद व पता लिखने के बाद जो लिखा जाता है वो विषय लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा, विषय। अगला प्रश्न देखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया प्रश्न है। सरकारी पत्रों में स्वनिर्देश के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। सरकारी पत्रों में स्वनिर्देश के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, माननीय का, महोदय का, शुभ चिंतक, या फिर भवदीय, बताने का प्रयास करेंगे। तो सरकारी पत्रों में स्वनिर्देश के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह शब्द है भवदीय। ओके, स्व यानी कि अपने निर्देशों के लिए भवदीय शब्द का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। डेमी ऑफिशियल लेटर्स, डेमी ऑफिशियल लेटर्स का हिंदी रूप क्या है। सरकारी पत्र, आरोप पत्र, या ध्यानाकर्षण पत्र, या फिर अर्धशासकीय पत्र। तो डेमी ऑफिशियल लेटर का मतलब होता है अर्धशासकीय पत्र। डेमी मतलब डेमी ऑफिशियल लेटर्स का हिंदीकृत रूप जो होता है वो अर्धशासकीय पत्र होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा। अगला प्रश्न और भी आपका अच्छा प्रश्न आ चुका है कि शासकीय, अर्धशासकीय अथवा सचिवालय के सभी पत्र लिखे जाते हैं, बताइए। शासकीय, अर्धशासकीय अथवा सचिवालय के सभी पत्र लिखे जाते हैं उत्तम पुरुष में लिखे जाते हैं शैली में, या मध्य पुरुष शैली में, या अन्य पुरुष शैली में, या तीनों पुरुष में लिखे जाते हैं। तो भाई जो शासकीय, अर्धशासकीय अथवा जो सचिवालय के सभी पत्र लिखे जाते हैं वो उत्तम पुरुष शैली में लिखे जाते हैं। किसमें, उत्तम पुरुष शैली में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। स्वनिर्देश के लिए भावनिष्ठ शब्द का प्रयोग किस प्रारूप में किया जाता है। स्वनिर्देश के लिए भावनिष्ठ शब्द का प्रयोग किस प्रारूप में किया जाता है। शासनादेश के प्रारूप में, या परिपत्र के प्रारूप में, या अर्धशासकीय पत्र के प्रारूप में, या कार्यालय आदेश के प्रारूप में। तो बताएं। तो स्वनिर्देश के लिए भावनिष्ठ शब्द का जो प्रयोग किया जाता है वो जब हम अर्धशासकीय पत्र का प्रारूप तैयार करते हैं तभी हम उसमें लिखते हैं अर्धशासकीय पत्र। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। पत्र के साथ संलग्नक प्रतिक्रिया या प्रतियां होती हैं, बताइए। पत्र के साथ संलग्नक प्रतियां होती हैं, मूल प्रतियां, या मूल प्रति की फोटो प्रतिलिपियां, या मूल प्रतियों की टंकित प्रतियां,
या मूल प्रति की फोटो प्रतिलिपि, मतलब सॉरी बताएं। तो यही होगा करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर इसका बी, मूल प्रति की फोटो प्रतिलिपियाँ जो होती हैं ये पत्र के साथ संलग्नक प्रतियाँ होती हैं या मानी जाती है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और मुद्दों को हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार आपसे और भी क्या पूछा सकता है। ओके, देखते हैं अगला प्रश्न भाई। अगला प्रश्न देखिएगा सभी लोग, अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है आपसे, चलिए। हाँ भाई, अगला प्रश्न क्या है, कार्यालय संबंधी काम काज निपटने के लिए या निपटाने के लिए किया गया पत्राचार क्या कहलाता है, बताइए। कार्य का या फिर कार्यालय संबंधी काम काज निपटाने के लिए किया गया पत्राचार क्या कहलाता है, कार्यालयी पत्राचार या कार्यालयी कामकाज या कार्यालयी संदेश या उपयुक्त सभी, बताएं। तो भाई कार्यालय संबंधी कामकाज निपटाने के लिए जो पत्राचार किया जाता है उसको कार्यालयी पत्राचार के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया, करेक्ट आंसर ये होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ऑफिशियल शब्द से क्या अर्थ ग्रहण किया जा सकता है, दफ्तर, ऑफिस, सरकारी या कार्यालयी। ऑफिशियल शब्द के लिए हम लोग सरकारी शब्द जनरली प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा, करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, विशेष प्रकार के नियमों में बंधे और निश्चित प्रक्रिया से युक्त पत्र जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं। प्रश्न क्या है कि औपचारिक पत्र में क्या बोला गया है, सॉरी, विशेष प्रकार के नियमों में बंधे और निश्चित प्रक्रिया से युक्त पत्र कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, अनौपचारिक पत्र या औपचारिक पत्र या परिपत्र या व्यावसायिक पत्र। तो विशेष प्रकार के नियमों में बंधे और निश्चित प्रक्रिया से युक्त पत्र जो होते हैं वो औपचारिक पत्र कहलाते हैं। भैया कौन से पत्र कहलाते हैं, वो औपचारिक पत्र कहलाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों के। आगे बढ़ते हैं, औपचारिक पत्र, औपचारिक ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अच्छा अनौपचारिक पत्र कौन सा होता है, अनौपचारिक पत्र जैसे कि आपने शादी वगैरह में पत्र लिख दिया या किसी दोस्त यार को लिख दिया तो वो सब अनौपचारिक होते हैं। अगला प्रश्न है, औपचारिक पत्रों में प्रायः संबोधन लिखा जाता है, पूज्य, प्रिय, आदरणीय, महोदय, बताएं। तो औपचारिक पत्रों में प्रायः संबोधन जो लिखा जाता है वो महोदय लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, महोदय। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, औपचारिक पत्र में पत्र समाप्ति पर स्वनिर्देश हेतु लिखा जाता है, स्वनिर्देश हेतु क्या लिखा जाता है, औपचारिक पत्र में पत्र समाप्ति पर स्वनिर्देश के लिए क्या लिखा जाता है, शुभ आकांक्षी या भवदीय या आपका अपना या ये सभी। तो भाई भवदीय ज़्यादा, औपचारिक में भवदीय लिखा जाता है। ओके, स्वनिर्देश के लिए भवदीय शब्द का प्रयोग ज़्यादा बेटर होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सरकारी पत्र परिपत्र आदि का मसौदा तैयार करना क्या कहलाता है। अगर सरकारी पत्र का परिपत्र या मसौदा तैयार करना होता तो उसको हम क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को प्रारूपण या टिप्पणी या परिपत्र या ये सभी बताने का प्रयास करेंगे तो उसको हम प्रारूपण कहते हैं। जब हम सरकारी पत्र का परिपत्र या फिर उसका मसौदा तैयार करते हैं या सरकारी प्रपत्र का मसौदा तैयार करते हैं यानी कि उसका मुखौटा जो तैयार करते हैं उसको हम प्रारूपण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रारूपण, यानी प्रारूप तैयार करता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सरकारी पत्रों में क्या अनावश्यक है, सरकारी पत्रों में क्या अनावश्यक है यानी कि क्या आवश्यक नहीं है। नम्रता आवश्यक नहीं है, बिल्कुल है। शिष्टता आवश्यक है, संक्षिप्तता भी आवश्यक है। व्यक्तिगत शैली जो है ये अनावश्यक है। ओके, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। व्यक्तिगत शैली अनावश्यक है, अपनी शैली में नहीं ऑफिशियल शैली में लिखने का प्रयास इसको करना चाहिए। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को जाना, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। ओके, चलिए। अच्छा, अगर आपसे एक प्रश्न और मैं पूछूं कि जब कोई कार्यालयी पत्र एक साथ अनेक राज्यों, मंत्रालयों, विभाग अधिकारियों अथवा कर्मचारियों को भेजा जाता है तो उसे क्या कहते हैं। जब कोई कार्यालयी पत्र एक साथ तमाम सारे राज्यों को, तमाम सारे मंत्रालयों को, विभागों को, तमाम सारे विभागीय अधिकारियों को, कर्मचारियों को भेजा जाता है तो उस प्रकार के पत्र को हम परिपत्र या गस्ती पत्र के नाम से जानते हैं। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को हम जानने का प्रयास करते हैं। प्रारूपण, टिप्पण, संक्षेपण, पल्लवन और प्रतिवेदन, ये 5 चीज़ें हैं जो कि बड़ी फेमस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, क्या क्या मैंने बताया, मैंने आपको बताया प्रारूपण, टिप्पण, संक्षेपण, पल्लवन और प्रतिवेदन। आइए देखते हैं यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते हैं। चलिए, प्रश्न आपके समक्ष है। प्रश्न क्या है, अवलोकनार्थ यानी कि अवलोकन के अर्थ प्रस्तुत अभिव्यक्ति किस वर्ग की है।
अवलोकनार्थ प्रस्तुत मतलब कि अभ्युक्ति किस वर्ग की है? सूक्ष्म टिप्पण है या अनुभागीय टिप्पण है या सामान्य टिप्पण है या संपूर्ण टिप्पण है? बताइए। तो ये सामान्य टिप्पण है। अवलोकनार्थ प्रस्तुत अभ्युक्ति जो है ये जो है सामान्य टिप्पण की एक प्रकार से वर्ग की है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा, सामान्य टिप्पण। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है जो है कंटिंजेंट 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 नथिंग का हिंदी कृत रूप कौन सा है? अनौपचारिक टिप्पण या सूक्ष्म टिप्पण या नित्य क्रमिक टिप्पण या अनुसांगिक टिप्पण? बताइए। तो जो है कंटिंजेंट नथिंग या नोटिंग का जो है नोटिंग का हिंदी रूप कृत रूप कौन सा है भाई? अनुसांगिक टिप्पण। ऑप्शन नंबर डी में दिया करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। मिनट किसे कहते हैं? मिनट किसे कहते हैं? मंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के द्वारा लिखी गई टिप्पणी को हम मिनट कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के द्वारा लिखित जो टिप्पणी होती है या उनके द्वारा लिखी जो टिप्पणी होती है उसी को हम मिनट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, एग्जाम्स में आएगा वो प्रश्न जो मैंने अभी बताया। अगला प्रश्न क्या बताया मैंने? मिनट जो होता है, जब कोई मंत्री, जब कोई प्रधानमंत्री या कोई राष्ट्रपति जब कोई टिप्पणी लिखता है तो उस प्रकार की लिखी गई टिप्पणी को हम मिनट कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसी भी विचाराधीन पत्र के निस्तारण के लिए लिखी जाने वाली अभ्युक्ति को टिप्पणी कहते हैं। किसी भी, प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि किसी भी विचाराधीन पत्र के निस्तारण के लिए लिखी जाने वाली अभिव्यक्ति टिप्पणी कहलाती है। तो टिप्पणी लिखने की कला या प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? तो टिप्पणी लिखने की जो प्रक्रिया होती है, कला होती है, उसको हम टिप्पण कहते हैं। और जो टिप्पणी क्रिया के द्वारा जो हमको परिणाम प्राप्त होता है उस परिणाम को हम टिप्पणी कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आपसे क्या पूछेगा। अगला प्रश्न है, कार्यालय टिप्पणी का प्रयोग होता है। कार्यालय टिप्पणी का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए दिया है आपको, स्थानांतरण की सूचना हेतु, बिल्कुल नहीं। किसी कार्यालय के कर्मचारी पर टिप्पणी हेतु, ये भी नहीं। ऑप्शन सी दिया, किसी निर्णय तक पहुंचने के लिए विद्यमान नियमों तथ्यों के अनुरूप विचार हेतु, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ये होगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, संक्षेपण मूल पाठ से कितने कम शब्दों में लिखना चाहिए? बताइए। सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सभी दोस्त वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। अपने घर में जितने भी फ़ोन हैं सभी से वीडियो को जो है लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रत्येक व्यक्ति 10-10 फ़ोन से, यानी घर में जितने भी फ़ोन आपके हैं, अब मैंने कहा था 10-10 फ़ोन से, यानी कि आपका टारगेट यही रखिए कि 10 फ़ोन मेरे हाथ में जब भी मिलेगा, मतलब कि किसी का फ़ोन मिल गया हाथ में, तो आप शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओके, चलिए। तो भाई प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि संक्षेपण मूल पाठ से कितने कम शब्दों में लिखना चाहिए? बताइए। संक्षेपण मूल पाठ से कितने कम शब्दों में लिखना चाहिए? आधे या 1/3 या 3/4 या 2/3? संक्षेपण मूल पाठ से कितने कम शब्दों में लिखना चाहिए? 1/3, जैसे कि मान लेते हैं 1/3। ओके, बात ध्यान रखेंगे, उससे कम, यानी कि संक्षेपण जो होता है अगर जो है 100 लिखा है 100%, तो लगभग जो है उसका 1/3 क्या बनेगा? 33%। ओके, 33.33%। तो इतने में आपका संक्षेपण लिखना चाहिए। अगर 100 लाइन में वो लिखा है या 100 शब्दों में, तो 33 शब्दों में आपको संक्षेपण लिख देंगे तो सही रहेगा। यानी कि 3/4, क्या बोला मैंने? 1/3, 1/3 1/3। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका, देखिए। नोटिस का हिंदीकृत रूप है। नोटिस का हिंदीकृत रूप क्या है? नोटिस मतलब क्या होता है? सूचना। बिल्कुल सही आंसर आप सभी का है, सूचना। बिल्कुल, नोटिस माने सूचना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, मसौदा के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? ड्राफ्ट। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ड्राफ्टिंग कमेटी। मसौदा, मसौदा माने क्या होता है? ड्राफ्ट, यानी पहले खाका तैयार कर लेना, जिसको सांचा आप कहते हो उसी को मसौदा, मुखड़ा या कैसे मुखौटा बोलते हैं। अगला प्रश्न आपके समझ क्या है? अनौपचारिक टिप्पण है। अनौपचारिक टिप्पण कौन सा है? अनऑफिशियल नोटिंग या शॉर्ट नोटिंग या सिंपल नोटिंग या फिर जो है अराउंड 10 नोटिंग? बताने का प्रयास करेंगे। तो अनौपचारिक टिप्पण की अंग्रेजी जो है वो कौन सी इनमें से? अनऑफिशियल नोटिंग। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, सरकारी पत्र, परिपत्र आदि का मसौदा तैयार करना क्या कहलाता है? सरकारी पत्र, परिपत्र आदि का मसौदा तैयार करना प्रारूपण कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? प्रारूपण कहलाता है। ये सब चीज़ें जाने रहिए। सरकारी पत्र, परिपत्र, इन सभी का जो मसौदा यानी कि जो खाका होता है, यानी कि उसका जो मुखौटा होता है वो तैयार करना प्रारूपण कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट को आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कार्यालयी कार्य में
नोटिंग का क्या अर्थ होता है? टिप्पण लिखना, मसौदा लिखना, सूचना लिखना या ज्ञापन लिखना। तो टिप्पण लिखना इसका मतलब होता है, नोटिंग का मतलब होता है टिप्पण लिखना। ओके, टिप्पण लिखना ऑप्शन ए में दिया, करेक्ट आंसर ये होगा। ओके, तो इस प्रकार से आप लोगों ने इन तमाम सारे प्रश्नों को देखा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल है कि नहीं बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग, है कि नहीं है। सारे के सारे प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, आइए हम आगे बढ़ते और इन प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। ओके, चलिए बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। पहला प्रश्न है कि कंप्यूटर क्या है, बताने का प्रयास करें सभी लोग। कंप्यूटर क्या है भाई, कंप्यूटर क्या है, सभी लोग बताने का प्रयास करें। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर क्या है? एक कल्पना है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, या फिर एक चित्र दिखाने वाले डिवाइस है, या ये सभी, बताने का प्रयास करेंगे। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या है कंप्यूटर? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है क्या कंप्यूटर? ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, चार्ल्स बेबेज कौन है? चार्ल्स बेबेज जो है ये फादर ऑफ कंप्यूटर है, यानी कंप्यूटर का प्रथम आविष्कारक माना जाता है चार्ल्स बेबेज को। तो फादर ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज। तो चार्ल्स बेबेज कौन है? फादर ऑफ कंप्यूटर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पहला कंप्यूटर किसे माना जाता है? अबेकस को, मार्किस को, या फिर माइक्रोसॉफ्ट को, या इन सभी को? बताइए, पहला कंप्यूटर किसे माना जाता है भाई? पहला कंप्यूटर कौन सा माना जाता है? बिल्कुल अबेकस को। किसको? अबेकस को माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। पहला कंप्यूटर अबेकस को माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर किसके भाग हैं? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर किसके भाग है भाई? कंप्यूटर के, रेडियो के, टेलीविज़न के, या फिर इन सभी के? तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है ये कंप्यूटर के भाग हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर किसके भाग है? कंप्यूटर के भाग हैं। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट होगा। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के भाग हैं। सब प्रश्न बन सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर किसके भाग हैं? कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर किसके भाग हैं? सॉफ्टवेयर के, या हार्डवेयर के, या कंप्यूटर के, या प्रिंटर के? तो भाई जब अगर हार्डवेयर दिया हो तो कंप्यूटर आप बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। तो कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर जो हैं ये हार्डवेयर के भाग हैं। किसके हैं? हार्डवेयर के भाग हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू को ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन बी दिया है माउस को, ऑप्शन सी दिया है प्रिंटर को, ऑप्शन डी दिया है मॉनिटर को। बताइए, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। कंप्यूटर का मस्तिष्क जो माना जाता है वो सीपीयू को कहा जाता है। किसको? सीपीयू जो होता है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, कंप्यूटर में सारा डाटा कहाँ से स्टोर होता है? कंप्यूटर में सारा डाटा कहाँ से जो है स्टोर होता है भाई? हार्डवेयर में स्टोर होता है का, या फिर कहाँ स्टोर होता है? नहीं, हार्डवेयर में होता है, या सॉफ्टवेयर में होता है, मेमोरी में होता है, मॉनिटर में होता है? तो कंप्यूटर में जो सारा डाटा होता है वो मेमोरी में स्टोर होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। मेमोरी मतलब ये होता है यादगार, या फिर याद, मेमोरियल माने यादगार। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं और ये प्रश्न को जानने का प्रयास। अगला प्रश्न आपके समझ आ चुका है। देखिए, एचईसी जो है 2M का विकास किसने किया? किसने किया? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन ए दिया है आपको एंड्रयू डोनाल्ड बूथ ने, और ऑप्शन बी दिया चार्ल्स बेबेज ने, ऑप्शन सी दिया चार्ल्स हेनरी ने, ऑप्शन डी दिया उपयुक्त सभी ने। बताइए, HEC-2M का विकास किसने किया? किसने किया था? एंड्रयू डोनाल्ड बूथ ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत सरकार द्वारा या भारत द्वारा विकसित किया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था? भारत द्वारा विकसित किया गया पहला कंप्यूटर जो था वो ISJUA था। कौन था? ISJUA। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। यही था भारत का पहला विकसित कंप्यूटर। ओके, मतलब भारत के द्वारा विकसित किया गया पहला कंप्यूटर कौन था? यही था ISIJUA। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि मॉनिटर का क्या काम होता है, तो मॉनिटर का काम होता है डाटा को डिस्प्ले करना। डाटा को डिस्प्ले करना किसका कार्य होता है? आपसे ऐसे पूछे तो मॉनिटर का कार्य होता है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आपसे पूछेगा जो है सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सीपीयू जिसको कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सीपीयू का फुल फॉर्म है। ये बात ध्यान रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया प्रश्न है। अच्छा, आपसे पूछेगा कि मॉनिटर और स्पीकर, प्रिंटर, ये सब किसके भाग है? मॉनिटर, स्पीकर और प्रिंटर ये किसके भाग है भाई? तो ये सब आउटपुट डिवाइस जो होते हैं उनके भाग होते हैं। आउटपुट डिवाइस के भाग होते हैं कौन? मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आपसे पूछेगा कि भारत में कंप्यूटर युग की शुरुआत कब हुई? भारत में कंप्यूटर युग की शुरुआत हुई कब हुई थी? 1952 ईस्वी में। कब हो गई थी? 1952 ईस्वी में। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे, 1952 ईस्वी में। आगे देखते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, ISIJUA यानी कि जो भारत का जो है एक प्रकार से बात किया है,
भारत का पहला कंप्यूटर है, ठीक है, भारत द्वारा विकसित किया गया पहला कंप्यूटर है यानी ISA-JUA। इसका विकास कब हुआ था? 1966 में। ओके, कब? 1966 में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है कौन सा है भाई? परम 8000 या परम 8001, परम 8080 या फिर परम 8002, बताइए। तो भारत का जो प्रथम सुपर कंप्यूटर है वो परम 8000 है। कौन सा है? परम 8000, ऑप्शन नंबर ए में दिया। करेक्ट आंसर ये होगा। ओके, आपसे पूछेगा कि HEC जो 2M है जिसका विकास एंड्रयू डोनाल्ड बूथ ने किया था, ये इसका निर्माण कहाँ पर हुआ था? चीन में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, भारत में हुआ था, जापान में हुआ था, बताइए। तो ये जो है ये इंग्लैंड में हुआ था। ओके, कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड में। अच्छा, आपसे पूछे कि भारत का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर HEC-2M कहाँ पर स्थापित किया गया भारत में? तो कोलकाता में स्थापित किया गया। ओके, ये बात ध्यान है, कहाँ पर? कोलकाता में। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, देखिए सभी लोग, अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है आपके समक्ष। अगला प्रश्न है कि प्रगतिशील संगणक विकास केंद्र स्थित है दिल्ली में या पूना में, चेन्नई में, कोलकाता में? बताने का प्रयास करें सभी लोग, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। प्रगतिशील संगणक विकास केंद्र है दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई या फिर पूना, बताइए। तो प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? प्रगतिशील संगणक विकास केंद्र जो है ये पूना में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, जो है कंप्यूटर की दुनिया में हिंदी का प्रवेश कब हुआ? कंप्यूटर की दुनिया में हिंदी का प्रवेश कब हुआ? 90 के दशक में या 80 के दशक में, 70 के दशक में या 60 के दशक में? 90 के दशक में कंप्यूटर की दुनिया में हिंदी का प्रवेश हुआ, 90 के दशक में। ऑप्शन नंबर इसका ही करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में हिंदी का प्रवेश हुआ। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में हिंदी का प्रयोग कब हुआ? 2000 के बाद या 2003 के बाद, 2005 के बाद या 2008 के बाद? तो भाई मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में हिंदी का जो प्रयोग किया है 2005 के बाद में ही, वो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, सभी लोग वीडियो को शेयर करिए, सभी लोग जितने भी लोग देख रहे हो। अगला प्रश्न है, हिंदी टंकण के लिए कौन सा या फिर कौन सी बोर्ड का प्रयोग में किया जाता है? बताइए। हिंदी टंकण के लिए कौन सा कीबोर्ड, हिंदी टंकण के लिए कौन सा कीबोर्ड, एक ही में कीबोर्ड यानी जिसको आप कीबोर्ड बोलते हो वही कंप्यूटर का पार्ट है कीबोर्ड, तो कीबोर्ड प्रयोग किया जाता है, बताइए। हिंदी टंकण के लिए कौन सी, यानी कि टाइपिंग के लिए, टंकण माने क्या होता है? टाइपिंग। तो हिंदी टाइपिंग के लिए कौन सा कीबोर्ड प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए दिया है आपको, इंस्क्रिप्ट ऑनलाइन कीबोर्ड या फिर जो है ऑफ स्क्रीन कीबोर्ड या ऑफलाइन इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड या ऊपर सभी, बताने का प्रयास करेंगे। तो भाई हिंदी टंकण के लिए जो है इंस्क्रिप्ट ऑन स्क्रीन कीबोर्ड की जो है प्रकार से प्रयोग में लाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, प्रश्नों को देखने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आखिरकार और भी प्रश्नों के बारे में कि कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में और आ सकते हैं। ओके, अगर आपसे पूछेगा कि मशीनी अनुवाद के लिए जो सेवाएं होती हैं वो कौन कौन सी हैं? मशीनी अनुवाद के लिए की सेवाएं, तो गूगल ट्रांसलेट अब चालू हो चुका है, मंत्र राजभाषा चालू हो चुकी है, इसके अलावा जो है बिंग ट्रांसलेटर भी आ चुका है। ओके, ये सब ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। आपसे पूछ सकता है कि हिंदी कंप्यूटिंग के क्षेत्र में हिंदी का भविष्य है, उज्ज्वल है, बिल्कुल उज्ज्वल है। तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा, उज्ज्वल है। आपको ऑप्शन बी दे देगा अंधकारपूर्ण है, ऑप्शन सी देगा सामान्य, ऑप्शन डी देगा बेकार। तो आप बता दीजिएगा उज्ज्वल है। ओके, ये सब ध्यान रखिएगा, हो सकता है एग्जाम्स में आपसे पूछ सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं और ये मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, बताइए पहला प्रश्न आपके समझ, यहाँ पर देखिएगा, ये प्रश्न आपके समक्ष है कि हिंदी में इंटरनेट को कहा जाता है। देखिए प्रश्न आपके समक्ष है, हिंदी में इंटरनेट को कहा जाता है विश्व जाल कहा जाता है या मोह पास कहा जाता है, दूरदर्शन कहा जाता है, इसे जंजाल कहा जाता है, बताइए। तो हिंदी में इंटरनेट को कहा जाता है विश्व जाल। क्या कहा जाता है? विश्व जाल। इंटरनेट को हिंदी में विश्व जाल कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, देखिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के माध्यम से पूरा विश्व बदल गया है, विश्वग्राम में, ग्लोबल विलेज में या स्वर्ण युग में या ए और बी दोनों में? तो फटाफट बताने का प्रयास करेंगे। तो कंप्यूटर जब से आया उसके माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से पूरा का पूरा विश्व विश्वग्राम और ग्लोबल विलेज के रूप में, विश्वग्राम को हिंदी में है, ग्लोबल विलेज हिंदी अंग्रेजी हो गया, तो ये दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा, ए और बी दोनों। ओके, अगला प्रश्न है, सूचना के संसार के लिए
बनाई गई विशेष प्रणाली जो होती है क्या कहलाती है। प्रश्न है कि सूचना के संचार मतलब कि सूचना के संचार के लिए बनाई गई विशेष प्रणाली कहलाती है, इंटरनेट कहलाती है या कंप्यूटर कहलाती है, सूचना प्रौद्योगिकी कहलाती है, बताइए, या फिर उपरोक्त सभी कहलाती है। तो सूचना के संचार के लिए बनाई गई विशेष प्रणाली को हम इंटरनेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, नेटवर्कों का भी नेटवर्क है। नेटवर्कों का नेटवर्क क्या है, इंटरनेट या कंप्यूटर या टेलीविज़न टेलीफोन। नेटवर्कों का भी नेटवर्क क्या कहलाता है, नेटवर्कों का भी नेटवर्क, इंटरनेट को नेटवर्कों का भी नेटवर्क कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय लिपियां अपने मूल रूप में हैं, अक्षरात्मक हैं, रेखकीय हैं, चित्रात्मक हैं या फिर उपरोक्त सभी हैं, बताने का प्रयास। तो भारतीय लिपियां अपने मूल रूप में अक्षरात्मक हैं, क्योंकि भारत में आप देखेंगे मतलब कि भारतीय लिपियों की यानी देवनागरी लिपि जो है ये अक्षरात्मक है, अक्षर लिखे जाते हैं जैसे अ आ इ ई उ ए आई इस प्रकार से। ओके, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका, देखिए यहाँ पर बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न है कि भारतीय भाषाओं के लिए पुणे स्थित सी डैक संस्था ने किस प्रणाली का निर्माण किया। ऑप्शन ए है ISCII, ऑप्शन बी है DPCII, ऑप्शन सी है CDCII, ऑप्शन डी है ISPI, बताने का प्रयास करेंगे। तो भाई भारतीय भाषाओं के लिए पुणे में स्थित सी डैक जो संस्था है उसने ISCII नामक संस्था का गठन किया, मतलब कि इस प्रणाली का गठन किया है। कौन सी, ISCII, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, ग्राफिक्स एंड स्क्रिप्ट टेक्नोलॉजी। ग्राफिक्स एंड स्क्रिप्ट टेक्नोलॉजी का निर्माण सी डैक संस्था ने किसकी सहायता से किया, बताइए। ग्राफिक्स एंड स्क्रिप्ट टेक्नोलॉजी का निर्माण सी डैक संस्था ने IIT कानपुर के सहायता से किया या IIT खड़गपुर से या IIT पुणे या फिर सभी के सहयोग से भाई। तो ग्राफिक्स एंड स्क्रिप्ट टेक्नोलॉजी का निर्माण सी डैक संस्था ने IIT कानपुर की सहायता से किया। IIT कानपुर में मैं गया हूँ, अंदर तक घूमा हूँ IIT कानपुर। ओके, ये कल्याणपुर में पड़ती है, कल्याणपुर में IT लोग बोलते हैं सर पहुँचोगे कल्याणपुर में 10 रुपये लगेंगे IT पहुँचने के, बोलेंगे मुश्किल से 1 किलोमीटर है। ओके, और उसी के सामने जस्ट NSI है, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, वो भी उसी में नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट में मैं रहा भी हूँ कुछ दिन तक, लगभग एक साल में उसमें रहा हूँ नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट में। तो उसी समय हमने जो है ये घूमा था IIT कानपुर, बड़ी अच्छी बनी हुई है और मतलब कि बड़ा अच्छा, हर सुविधा बड़ी अच्छी है। उसी के अंदर आप देखेंगे तो जो है अड्डे वड्डे भी है, मतलब हवाई वगैरह, और इसके अलावा और भी तमाम सारी चीज़ें हैं। ठीक है, गांव वगैरह भी उसके थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो एक आध दो गांव भी पड़ेगा। ओके, तो उसी गांव की ID बता करके अंदर घुसे थे हम लोग, मतलब कि वैसे। और बाकी सिक्योरिटी बड़ी टाइट रहती है। बैंक में वहाँ पर है, बैंक में खाता भी खुल जाता है, तो हमारे बैंक में खाता वहाँ के जो स्थानीय निवासी होते हैं उनके लिए खास करके। ओके, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष, इंटरनेट में ईमेल और मतलब कि किसकी प्रमुख भूमिका रहती है, बताइए। इंटरनेट में ईमेल और किसकी प्रमुख भूमिका रहती है। इंटरनेट में ईमेल और वेबसाइट जो होती है इसकी प्रमुख भूमिका रहती है। तो इंटरनेट और मतलब कि इंटरनेट में ईमेल और वेबसाइट की प्रमुख, तो यहाँ पर क्या भरेंगे आप, वेबसाइट। ओके, वेबसाइट की प्रमुख भूमिका रहती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, रत्न मतलब कि शब्द रत्न, सुलेख, संगम, अक्षर आदि क्या है, बताइए। शब्द रत्न, सुलेख, संगम, अक्षर, ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर है। अंग्रेजी सॉफ्टवेयर है, हिंदी सॉफ्टवेयर है या बहुभाषी सॉफ्टवेयर है। शब्द रत्न, सुलेख, संगम, अक्षर, ये चार के चारों क्या है, हिंदी सॉफ्टवेयर के नाम है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है कि विश्व के कोने कोने में बैठे लोगों से सूचना का आदान प्रदान किसके कारण सरल हुआ है, बताने का प्रयास करेंगे। विश्व के कोने कोने में बैठे लोगों से सूचना का आदान प्रदान किसके कारण सरल हुआ भाई, तो ईमेल के कारण। किसके कारण, ईमेल। तो अब जो है पत्र वगैरह भेजने के लिए ईमेल भी कर दिया था, वेबसाइट पे ईमेल कर दो। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, संचार साधनों में सबसे सरल, सस्ता और उपयोगी साधन है। संचार साधनों में सबसे सरल, सबसे सस्ता, उपयोगी साधन जो है वो ईमेल ही है। कौन है, ईमेल है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अब तो व्हाट्सअप खूब हो चुके हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ईमेल जो होता है बहुत पहले से है। अगला प्रश्न, इंटरनेट की आत्मा क्या है। इंटरनेट की आत्मा किसे कहा जाता है, इंटरनेट की आत्मा ही क्या है, ईमेल। ईमेल जो है इंटरनेट की आत्मा कही जाती है। ये प्रश्न जरूर आएगा एग्जाम्स में, छपेगा, ये बात ध्यान रखिएगा।
तो इंटरनेट की आत्मा ईमेल कहलाती है। क्या इंटरनेट की आत्मा किसे कहते हैं भाई? ईमेल को इंटरनेट की आत्मा कहते हैं। सभी लोग जान जाइए, इंटरनेट को ईमेल की क्या कहते हैं? हम आत्मा कहते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं भाई? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर? 3 प्रकार के होते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अगर आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि प्रकाशन के क्षेत्र में कौन सी प्रणाली अत्यंत सफल हुई है, प्रकाशन के क्षेत्र में, तो DTP जो है ये प्रकाशन के क्षेत्र में सबसे अधिक प्रचलित प्रणाली है या सफल प्रणाली है। ओके, आपसे पूछे कि एयर इंडिया के लिए हिंदी पैकेट का निर्माण करने वाली संस्था कौन सी है? एयर इंडिया के लिए हिंदी पैकेट का निर्माण करने वाली संस्था जो है वो राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी जो है मुंबई में स्थित वो है। ओके, अगर आपसे प्रश्न पूछे कि वेंचुरा और पेज मेकर किस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हिंदी में भी चलाए जा सकते हैं? वेंचुरा एवं पेज मेकर किस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हिंदी में भी चलाए जा सकते हैं? तो सॉफ्टवेयर है आपका इलेक्ट्रॉनिक कार्ड गिफ्ट से। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आपसे पूछेगा कि किस सॉफ्टवेयर में भारतीय सांस्कृतिक धार्मिक चित्रों की निर्माण की क्षमता है? किस सॉफ्टवेयर में भारतीय सांस्कृतिक धार्मिक चित्रों के निर्माण की क्षमता है? तो रंगोली नामक सॉफ्टवेयर में। ओके, बात ध्यान रखेंगे। आपसे पूछेगा कि हिंदी जो है दुनिया में बोली जाने वाली भाषाओं में किस स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन सी भाषा है? पहले स्थान पर आपकी मंदारिन है, चीन में बोली जाती भाषा मंदारिन। उसके बाद में अंग्रेजी होगी, फिर उसके बाद में तीसरे पर अपनी इंडिया वाली है यानी कि हिंदी भाषा। ओके, और भी बात देखेंगे। अच्छा, आपसे और पूछेंगे प्रश्न कि इसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, व्हाट्सअप हो गया, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ये सब क्या हैं? फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ये सब क्या है? ये सब सोशल मीडिया साइट्स हैं। क्या है ये? सोशल मीडिया साइट्स है। ओके, बात ध्यान रखेंगे। आपसे पूछेगा कि किसके माध्यम से इंटरनेट का प्रयोग सरल हो गया है, तो क्या बताओगे? यूनिकोड का, यूनिकोड के या कंप्यूटर के, नेटवर्क के, सभी के? तो किसके माध्यम से इंटरनेट का प्रयोग सरल हो गया है? यूनिकोड के माध्यम से इंटरनेट का प्रयोग क्या हो गया है? सरल हो गया है। ओके, तो ये सब प्रश्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अच्छा, आपसे अगर पूछे कि इंटरनेट से क्या हानि होती है? इंटरनेट से क्या हानि होती है? समय की बर्बादी होती है, पैसों की बर्बादी होती है, या जो है निजता को खतरा होता है, फिर या सभी खतरा है? तो भाई इंटरनेट से जो निजता होती है यानी कि जो एक प्रकार से गोपनीयता होती है आपकी, इसकी भी खतरा बनी रहती है। इसके अलावा पैसे की बर्बादी भी है, समय की बर्बादी भी होती है इंटरनेट से। आप देखेंगे इस सारी हानियाँ होती हैं। ओके, तो अलग अलग हानि इसके दिखाई गई हैं। आपसे पूछेगा कि घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से सामान खरीदना क्या कहलाता है? घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से जो आप सामान खरीद लेते हो, कोई भी सामान, तो क्या कहलाता है? उसको हम ई शॉपिंग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? हम ई शॉपिंग कहते हैं, इंटरनेट शॉपिंग। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछेगा कि घर बैठे शिक्षा प्राप्त करने, अपनी पसंद का स्कूल कॉलेज चुनने एवं शिक्षा संबंधी सभी जानकारी मिलती है, ई कॉमर्स से मिलती है, ई लर्निंग से मिलती है, या ई गवर्नेंस मिलती है, या फिर ई पुस्तकालय से मिलती है? तो ई लर्निंग से हमको अपने घर बैठे शिक्षा प्राप्त होती है, अपनी पसंद का स्कूल कॉलेज चुनने की छूट और शिक्षा संबंधी सभी जानकारी हमको ई लर्निंग के माध्यम से प्राप्त होती है। तो ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने आपको बता दिए। ओके, चलिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का? तो 3 प्रकार का होता है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष, फैक्ट, सुलिपि, आकृति, श्रीलिपि, ये सब क्या है? फैक्ट, सुलिपि, आकृति, श्रीलिपि, ये सब क्या है? बताने का प्रयास सभी लोग। फैक्ट, सुलिपि, आकृति, श्रीलिपि, ये सब क्या है? ये सब द्विभाषिक सॉफ्टवेयर हैं। क्या है? ये सब द्विभाषिक सॉफ्टवेयर हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी में दिया है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आप लोगों के समक्ष है। अगला प्रश्न देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा सर्च इंजन कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम से में जरूर आएगा। विश्व का सबसे बड़ा सर्च इंजन कौन सा है? FTP है, गूगल है, या याहू है, या फिर इंफोसिस है? सभी को पता होगा विश्व का सबसे बड़ा सर्च इंजन गूगल बाबा ही है। कौन है गूगल बाबा? ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। गूगल पर आप लोग जो सर्च करते हो सब वही सर्च इंजन है। अगला प्रश्न है, बड़ी बड़ी कंपनियां अपने मुख्यालय और शाखाओं से संपर्क बनाए रखने के लिए किस सुविधा का प्रयोग करती हैं? बड़ी बड़ी कंपनियां अपने मुख्यालय और शाखाओं से संपर्क बनाए रखने के लिए किस सुविधा का प्रयोग करती हैं? ऑप्शन ए है इंटरनेट का, या फिर इंट्रानेट का, या फिर इंटरनेट का, या ईमेल का, या ई शासन का। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं अब अपने मुख्यालय और शाखाओं से संपर्क बनाए रखने के लिए जो सुविधा होती है
वो इंट्रानेट की सुविधा जो है प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट होगा। ओके, अगला प्रश्न है कुंजी पटल को सख्त बनाने के लिए किस इंटरफेस का निर्माण किया जाता है। कुंजी पटल यानी कि जो लाख होता है उसको, तो कुंजी पटल को सख्त बनाने के लिए किस इंटरफेस का निर्माण किया गया है। हिंदी डास का, कमांड का, या मेन्यू का, या आई लीप का। तो किसका किया गया है, कुंजी पटल को सख्त बनाने के लिए जो है आई लीप इंटरफेस का निर्माण किया गया। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है आईआईटी कानपुर के युवाओं ने किस ऐप का निर्माण किया है। आईआईटी कानपुर के युवाओं ने किस ऐप का निर्माण किया है। श्रीलिपि का, शेयर चैट का, या वॉइस मेल का, या अक्षर का। बताने का प्रयास करें सभी लोग। आईआईटी कानपुर के युवाओं ने किस ऐप का निर्माण किया है। तो शेयर चैट जो ऐप है वो कानपुर के युवाओं ने बनाया। कौन सा ऐप, शेयर चैट ऐप। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। ये शेयर चैट ऐप जो है ये कानपुर आईआईटी कानपुर के युवाओं ने यानी जो पढ़ रहे हो के छात्र छात्राएं हैं उन्होंने बनाया। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आपके समक्ष क्या है, ई शिक्षण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। बताने का प्रयास करें सभी लोग। ई शिक्षण के लिए प्रश्न आपके समक्ष है, प्रश्न आपके समक्ष है भैया। कौन सा प्रश्न, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। सभी लोग आप देखने का प्रयास करेंगे कौन सा प्रश्न आपके समक्ष है। देखिए प्रश्न है कि ई शिक्षण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ई शिक्षण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है भाई। ई शिक्षण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑनलाइन सेवा, ऑनलाइन अधिगम, या फिर ऑनलाइन टीचिंग, या ऑनलाइन संप्रेषण। ई शिक्षण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो भाई ऑनलाइन अधिगम। ओके, ई शिक्षण की ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अधिगम माने होता है सीखना। अगला प्रश्न है शिक्षा शास्त्र को कहा जाता है। शिक्षा शास्त्र को क्या कहा जाता है, पैडागोजी। बिल्कुल पैडागोजी कहा जाता है इसको। ओके, शिक्षा शास्त्र को पैडागोजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट होगा। एजुकेशन भी कहा जाता है लेकिन पैडागोजी ज़्यादा बेटर है। ऑप्शन नंबर इसका एक। अगला प्रश्न है ई शिक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट का, लैन का, या फिर वैन नेटवर्क का, या फिर इन सभी का। बताइए ई शिक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो भाई इंटरनेट का भी प्रयोग किया जाता है ई शिक्षण के लिए, लैन का भी प्रयोग किया जाता है, वैन नेटवर्क का भी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा, ऊपर सभी। अगला प्रश्न है फेसबुक, ब्लॉग, ई पुस्तकालय आदि है। क्या है ये सब, क्या है भाई, बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो फेसबुक, ब्लॉग, ई पुस्तकालय ये सब क्या है, ये सब दृश्य श्रव्य सामग्री है, देखने और सुनने की क्या है सामग्री है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा जनसंचार के साधन कहाँ हैं। जनसंचार के साधन कौन है, रेडियो, कंप्यूटर, ब्लॉग, या ये सभी। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा, जनसंचार के रेडियो भी साधन है, कंप्यूटर भी साधन है, ब्लॉग भी साधन है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से वेब पत्रिका है। निम्नलिखित में से वेब पत्रिका कौन सी है। गीत पहल, हिंदुस्तान बोल रहा है, या समय, या ये सभी। तो भाई वेब पत्रिका की बात की तो गीत पहल, हिंदुस्तान बोल रहा है, समय, ये सब वेब पत्रिका ही है। ओके, तो ये सभी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा, ऊपर सभी। अगला प्रश्न देखिएगा साहित्य अमृत पत्रिका निकलती है। साहित्य अमृत पत्रिका कहाँ से निकलती है, नई दिल्ली से, हैदराबाद से, जयपुर से, या प्रयागराज से। तो साहित्य अमृत जो पत्रिका है ये नई दिल्ली से निकलती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपके समक्ष है निम्नलिखित में से ऑनलाइन पत्रिका है। निम्नलिखित में से ऑनलाइन पत्रिका है कादम्बिनी, नवनीत, कथाबिंब, या फिर ये सभी। तो ऑनलाइन पत्रिका कौन सी इनमें से, कादम्बिनी भी ऑनलाइन पत्रिका है, नवनीत भी है, और कथाबिंब भी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष है निम्नलिखित में से ऑनलाइन समाचार पत्र है। निम्नलिखित में से ऑनलाइन समाचार पत्र कौन सा है, दैनिक जागरण समाचार पत्र है, बिल्कुल है। हिंदुस्तान भी है, नई दुनिया भी है। ऑप्शन नंबर डी, ये सभी समाचार पत्र हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, देखिए सभी लोग। अगला प्रश्न है कि स्वयं कार्यक्रम होता है। स्वयं कार्यक्रम होता है भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई शिक्षा नीति, या सरकार राज्य सरकार द्वारा संचालित राजनीतिक पत्रिका है स्वयं, या फिर साहित्यिक पत्रिका है, या फिर ये सभी है। बताने का प्रयास करेंगे, आप बताने का प्रयास करेंगे, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है आपके समक्ष, प्रश्न है कि स्वयं कार्यक्रम क्या है। स्वयं कार्यक्रम जो है भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई शिक्षा नीति है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा मॉक टेस्ट का अर्थ क्या है। मॉक टेस्ट का क्या अर्थ है, नकली परीक्षण, या अर्धवार्षिक परीक्षा, या वार्षिक परीक्षा, या नाट्य प्रशिक्षण। तो मॉक टेस्ट का मतलब होता है नकली परीक्षण। क्या, नकली परीक्षण, यानी कि परीक्षा की जैसी दूसरी परीक्षा करवाई जाती है ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सकें कि ये परीक्षा कैसे होनी। मॉक टेस्ट उसी को कहते हैं।
अगला प्रश्न है जो है प्लेबल ऑन डिमांड एंड ब्रॉडकास्ट से मिलकर के शब्द कौन सा बना हुआ है। प्लेबल ऑन डिमांड एवं ब्रॉडकास्ट, इससे मिलकर के जो शब्द बना कौन सा है, वो है पॉडकास्ट। कौन सा है? पॉडकास्ट। पॉडकास्ट ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, आभासी कक्षाओं का सरल अर्थ है। आभासी कक्षाओं का सरल अर्थ क्या होता है? ऑनलाइन कक्षाएं, व्यक्तिगत कक्षाएं, या शिक्षक रहित कक्षाएं, या सभी प्रकार की कक्षाएं, बताइए। तो आभासी कक्षाओं का सरल अर्थ होता है ऑनलाइन कक्षाएं। कौन सी कक्षाएं? ऑनलाइन। ऑप्शन नंबर इसका ही करेक्ट होगा। ऑनलाइन कक्षाएं इज इक्वल टू आभासी कक्षाएं। अगला प्रश्न है, आज हम जिस ब्लॉक तकनीक का प्रयोग करते हैं उसका श्रेय जाता है। आज हम जिस ब्लॉक तकनीक का प्रयोग करते हैं इसका श्रेय किसको जाता है? पीटर जो है मरहोतज को, या जस्टिन हॉल को, या बेबलॉक को, या फिर उपरोक्त सभी को। तो भाई जस्टिन हॉल को जाता है। किसको जाता है? जस्टिन हॉल को जाता है। किसका? आज जिस ब्लॉक तकनीक का हम लोग प्रयोग करते हैं उसका श्रेय जस्टिन हॉल को जाता है। ब्लॉग, अच्छा आपसे पूछेगा कि ब्लॉग किसका संक्षिप्त रूप है, तो बेबलॉग जो होता है उसी का संक्षिप्त रूप होता है आपका ब्लॉग। ब्लॉग का प्रचलन जो हुआ था वो 1996 ईस्वी से प्रारंभ होता है। और बेबलॉग शब्द को किसने अलग कर ब्लॉग शब्द बनाया था? तो किसने बनाया था? पीटर मरहोल्ज ने बनाया था। किसने बनाया था? पीटर मरहोल्ज ने। लेकिन जो आज हम जिस ब्लॉग तकनीक का प्रयोग करते हैं उसका श्रेय जस्टिन हॉल को जाता है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। ब्लॉग लेखन को विज्ञापन कब मिलते हैं? एक दिन में लगभग 500 हिट्स के बाद, या फिर जो है बिल्कुल यही होता है। ब्लॉग लेखन को विज्ञापन यानी कि प्रचार उस पर तब मिलेंगे जब एक दिन में 500 हिट्स जो है उसको मिल जाए। ओके, एक दिन में 500 हिट्स के बाद में ब्लॉग लेखन को विज्ञापन मिलने लगते हैं। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आपसे पूछेगा फेसबुक क्या है। फेसबुक क्या है? लोगों से जुड़ने का मुफ्त साधन है, बिजनेस बढ़ाने का मुफ्त साधन है, विभिन्न संगठनों से जुड़ने का एक प्रकार से फेसबुक एक साधन ही है। ओके, आपसे पूछे कि फेसबुक चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो भाई किसकी आवश्यकता होती है? इंटरनेट की आवश्यकता सबसे पहले, मोबाइल फ़ोन की आवश्यकता होती है, या फिर कंप्यूटर की आवश्यकता होती है, यूजर्स आईडी की आवश्यकता होती है आपकी, तो इन सभी की आवश्यकता होती है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आपसे पूछेगा ज्ञान दर्शन, ई पाठशाला और स्वयं, ये सब क्या हैं? ये सब सरकारी गैर सरकारी चैनल हैं। ज्ञान दर्शन, ई पाठशाला, स्वयं, ये सब सरकारी और गैर सरकारी चैनल हैं। ओके, आपसे पूछेगा ज्ञान दर्शन चैनल जो है ये संचालित होता है भारत सरकार के द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, या राज्य सरकार के द्वारा, या इग्नू के द्वारा। तो ज्ञान दर्शन चैनल जो है ये इग्नू के द्वारा संचालित होता है। किसके द्वारा? इग्नू के द्वारा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, मॉक टेस्ट से किसे लाभ होता है? मॉक टेस्ट से किसे लाभ होता है भाई? मॉक टेस्ट का अर्थ क्या है? मतलब नकली परीक्षा। लेकिन अगर मॉक टेस्ट होता है तो इसका किसे लाभ होता है? छात्रों को, या शिक्षकों को, या माता पिता को, या कोचिंग सेंटर को? तो भाई जाहिर सी बात है मॉक टेस्ट होगा तो छात्रों को ही लाभ होगा, क्योंकि उनको परीक्षा का एक प्रकार से मसौदा पहले से मिल जाएगा कैसे परीक्षा होनी है। अगला, जैसे मॉडल पेपर मैं दे रहा हूँ ना, ये मॉक टेस्ट ही आप समझ लीजिए कि आपका मॉक टेस्ट हो रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा, आभासी कक्षाओं से बचत होती है। आभासी कक्षाओं से बचत होती है समय की, धन की, समय धन दोनों की, या फिर श्रम की? तो भाई आभासी कक्षाओं यानी ऑनलाइन कक्षाओं से समय की भी बचत होती है और धन की भी बचत होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आप देखिएगा कि यदि कोई प्रश्न है, यदि कोई शब्द या वर्तनी गलत टाइप हो गई है। प्रश्न आपका क्या है? प्रश्न आपका है कि यदि कोई शब्द या वर्तनी गलत टाइप हो गई, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। यदि कोई शब्द या वर्तनी गलत टाइप हो गई है तो उसे मिटाने के लिए प्रयोग किया जाता है डिलीट बटन का, या इंसर्ट बटन का, या इनपुट बटन का, या फिर कर्सर बटन का? बताइए। तो यदि कोई शब्द या वर्तनी गलत हो या टाइप हो जाती है तो उसे मिटाने के लिए हम लोग डिलीट बटन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ही करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न, टाइपिंग की समस्या को दूर करने के लिए किसका जन्म हुआ है? टाइपिंग की समस्या दूर करने के लिए किसका जन्म हुआ है भाई? कंप्यूटर का, यूनिकोड का, या वर्ड प्रोसेसर का, या डाटा प्रोसेसर का? तो टाइपिंग की समस्या को दूर करने के लिए यूनिकोड का जन्म हुआ। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, UTF-8, UTF जो है 16 और UTF-32 आदि ये सब किसके रूप हैं? बताने का प्रयास करेंगे। UTF-8, UTF-16, UTF-32 ये किसके रूप है? ये सब यूनिकोड के ही रूप हैं। किसके रूप हैं? यूनिकोड के रूप हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, यूनिकोड का लाभ है। यूनिकोड का क्या लाभ है भाई? यूनिकोड का क्या लाभ है? एक लाभ इसका ये है कि एक ही दस्तावेजों के
अनेक भाषाओं के टेस्ट लिखे जा सकते हैं, पहला लाभ। दूसरा लाभ है कि इसमें कम खर्च आता है। तीसरा लाभ ये कि किसी सॉफ्टवेयर उत्पाद का एक ही संस्करण पूरे विश्व में चलाया जा सकता है। ये सभी के सभी लाभ हैं किसके, यूनिकोड के। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। ये सभी लाभ इसके होते हैं। ओके, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बातचीत बिल्कुल भी ना करें। ओके, कमेंट सेक्शन में बातचीत ना करो मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है, बात ध्यान रखोगे। सभी लोग बातचीत ना करो, बहुत बार आप लोग बात करते हो, बहुत सारी शिकायतें आती है। ओके, बात ध्यान रखोगे। ब्लॉक कर देंगे यार किसी दिन टाइम मिलेगा तो मुझे। ओके, इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं बैठ करके आपको ब्लॉक करूँ एक एक करके। ठीक है, तो बातचीत ना करो, डिस्कशन कर लो, कोई क्वेश्चन आंसर पूछ लो आपस में, वो चीज़ होगा। तुम कहाँ हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो, दुनिया भर का टिटिम कर रही हो। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, यूनिकोड लिपि चिन्हों को कहा जाता है। यूनिकोड लिपि चिन्हों को कहा जाता है स्वर को, व्यंजन को, बाइट को या मात्रा को। बताइए, यूनिकोड लिपि चिन्हों को क्या कहा जाता है, बाइट। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न है, जो बोले गए शब्दों को पहचान कर उसे पठनीय पाठ में परिवर्तित कर देता है उसे क्या कहते हैं। जो बोले गए शब्दों को पहचान कर उसे पठनीय पाठ में परिवर्तित कर देता है उसे हम स्पीच टू टेक्स्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पीच टू टेक्स्ट। ओके, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। स्पीच टू टेक्स्ट यानी जो आप बोल रहे हो उसको लिख दे। ओके, तो जो बोले गए शब्दों को पहचान करके उसे पठनीय पाठ में परिवर्तित कर देता है उसे हम स्पीच टू टेक्स्ट कहते हैं। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, स्पीच टू टेक्स्ट है क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, एक पद्धति है या एक योजना है या फिर ये सभी है। तो स्पीच टू टेक्स्ट जो है ये एक सॉफ्टवेयर है। क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते और प्रश्न को हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, देखिए सभी लोग। अगला प्रश्न है कि बोले जाने वाली भाषा। प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न है कि बोली जाने वाली भाषा में शब्दों की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है। बोली जाने वाली भाषा में शब्दों की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है वाक्य पहचान का या शब्द पहचान का या टेक्स्ट पहचान का या सभी का। तो भाई बोली जाने वाली भाषा में शब्दों की पहचान करने के लिए जो वाक्य पहचान होती है वो की जाती है, उसका उपयोग किया जाता है वाक्य पहचान। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा, वाक्य पहचान। अगला प्रश्न देखिएगा, किसी व्यक्ति की आवाज़ पहचानने के लिए क्या तकनीक प्रयोग होती है। किसी व्यक्ति की आवाज़ पहचानने के लिए क्या तकनीक प्रयोग में आती है। ऑप्शन ए है बायोमेट्रिक तकनीक, ऑप्शन बी है वॉयस तकनीक, ऑप्शन सी है टेप रिकॉर्डर या ऑप्शन डी है ये सभी। तो बायोमेट्रिक तकनीक जो होती है ये किसी व्यक्ति की आवाज़ पहचानने के लिए यही तकनीक प्रयोग में लाई जाती है, बायोमेट्रिक। ओके, बायोमेट्रिक टेक्निक। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। आप देखते होंगे कि जो है वॉइस लॉक वगैरह भी आप देख सकते हैं कि समय में आ सकता है या फिर आ गया होगा, जाहिर सी बात है। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट जो है गैंकस, रॉबर्ट जो है गैंस जो है गैस्कंस एवं डेनिस ऑस्टिन द्वारा सॉफ्टवेयर बनाया गया, पीपीटी या स्पीच टू टेक्स्ट या पोस्टर या ऊपर सभी। बताइए, तो रॉबर्ट्स जो है गैस्कंस एवं डेनिस ऑस्टिन के द्वारा जो सॉफ्टवेयर बना हो पीपीटी वाला बना। क्या, पीपीटी। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा। जिस पीपीटी पर मैं पढ़ा रहा हूँ आप देख रहे हो यहाँ पर ऊपर नीचे हो रहा है, इस पर पढ़ा रहा हूँ, ये पीपीटी यही पीपीटी होती है, पीडीएफ वगैरह। ओके, आगे देखिए, पीपीटी के अंतर्गत वेब को कहा जाता है। पीपीटी के अंतर्गत पेज को कहा जाता है विंडो, स्लाइड, कर्सर या पृष्ठ। बताइए, तो पीपीटी के अंतर्गत जो पेज होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उसको हम स्लाइड बोलते हैं, जैसे स्लाइड। अब यहाँ पर देखिए स्लाइड, अगर पीपीटी बताइए मैंने पीपीटी बनाई, देखिए स्लाइड आपकी कौन सी हो गई, ये एक स्लाइड होती है। देखिए ये यहाँ से लेकर के, देखिएगा एक मिनट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है एक स्लाइड है ये। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे, तो ये स्लाइड होती है आपकी। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, जो है प्रेजेंटेशन की स्लाइड तैयार करने की रूपरेखा को क्या कहते हैं। प्रेजेंटेशन, अगर आपको कहीं पर प्रेजेंटेशन देनी है तो उसकी स्लाइड तैयार करने की जो रूपरेखा होती है उसको क्या कहते हैं, स्लाइड या फिर लेआउट या फिर जो है प्रोग्रामिंग क्या कहते हैं, या फिर ये सभी कहते हैं। तो भाई जब भी मतलब कि जो है प्रेजेंटेशन जो होता है, प्रेजेंटेशन जो होता है उसकी जो स्लाइड होती है उसको जब हम तैयार करते हैं या उसकी रूपरेखा बनाते हैं तो उसको हम लेआउट कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रेजेंटेशन मतलब कि जो है प्रेजेंटेशन के समय एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड आने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। प्रेजेंटेशन यानी मैं प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, एक स्लाइड के बाद जब दूसरी जो है स्लाइड आपके समक्ष अभी लाऊंगा तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्लाइड मूविंग
या इस स्लाइड कंट्रोल या फिर स्लाइड ट्रांसमिशन या सभी कहते हैं। तो भाई प्रेजेंटेशन के समय एक स्लाइड के बाद जब दूसरी स्लाइड जो है प्रक्रिया जो आने की प्रक्रिया होती है, ये स्लाइड ट्रांसमिशन कहलाती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा, स्लाइड ट्रांसमिशन। ओके, यानी कि मैंने ये देखिए ऊपर उठाया, फिर ये देखिए दूसरी स्लाइड आएगी, स्लाइड ट्रांसमिशन। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, प्रेजेंटेशन की रंग योजना को कहा जाता है। प्रेजेंटेशन की रंग योजना को कहा जाता है थीम, प्रोग्राम, मंच या फिर रूपरेखा। तो प्रेजेंटेशन की रंग योजना को हम थीम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। ओके, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, चित्र एवं लेखन का संयोजन कहलाता है। चित्र एवं लेखन का संयोजन क्या कहलाता है? चित्रकला, पोस्टर या पेंटिंग या प्रोग्राम, बताइए। तो चित्र एवं लेखन का जो संयोजन होता है, चित्र एवं लेखन का संयोजन जो होता है उसी को हम पोस्टर कहते हैं। जैसे कि आप लोग थंबनेल देखते हैं, तो थंबनेल क्या है? चित्र और लेखन का, यानी वहाँ पर देखेंगे चित्र और लेखन छाप करके थंबनेल बनाया जाता है, कहीं कहीं फोटो वगैरह छाप करके बनाई जाती है, तो उसी को पोस्टर कहते हैं। ओके, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। देखिए अगली स्लाइड आपके सामने प्रस्तुत होने जा रही है। देखिए स्लाइड ट्रांसमिशन हो गया। देखिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है। अगला प्रश्न है कि पोस्टर का प्रयोग किया जाता है संदेश के लिए, विज्ञापन के लिए या विरोध के लिए या फिर सभी के लिए। तो पोस्टर का प्रयोग भाई संदेश भेजने के लिए भी किया जाता है, संदेश देने के लिए भी किया जाता है, विज्ञापन यानी प्रचार करने के लिए भी किया जाता है और विरोध के लिए भी किया जाता है, यानी ऊपरी सभी के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा, इन सभी के लिए पोस्टर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, शोध शब्द का अभिप्राय है। शोध शब्द का क्या अभिप्राय है? शुद्ध करना या अशुद्ध करना, विकृत करना या स्वीकृत करना, बताइए। शोध शब्द का अभिप्राय क्या है? शुद्ध करना, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा शुद्ध करना। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, शोध आत्मा का साक्षात्कार है, इस कथन को कहा है। शोध आत्मा का साक्षात्कार है, इस कथन को कहा है, किसने कहा? डॉक्टर दशरथ सिंह ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, डॉक्टर नामवर सिंह ने या डॉक्टर आर जो है खंडेलवाल ने, किसने कहा? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। शोध आत्मा का साक्षात्कार है, इस कथन को किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, साहित्यिक सर्वेक्षण के स्रोत हैं। साहित्यिक सर्वेक्षण के स्रोत क्या हैं? पाठ्य पुस्तक एवं अन्य ग्रंथ या पत्र, बिल्कुल ये भी है, पत्र पत्रिकाएं एवं समाचार पत्र, ये भी साहित्य सर्वेक्षण के स्रोत हैं। और साक्षात्कार एवं शोध पत्र, ये भी सामाजिक मतलब कि साहित्यिक सर्वेक्षण का ही स्रोत है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा, ऊपर सभी। ओके, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शोध करते समय कौन कौन सी प्रविधि प्रयुक्त की जाती है? बताइए सभी लोग, बताने का प्रयास करें सभी लोग। शोध करते समय कौन कौन सी प्रविधि प्रयुक्त की जाती है? स्वयं शोध ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है परिकल्पना, ऑप्शन सी है प्राकल्पना और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर, जो नए जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, सभी लोग लाइक और शेयर करते रहिएगा। ओके, इसी प्रकार से और अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट होती तो और भी वीडियो आपके समक्ष मैं दे दूंगा। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए, शोध करते समय कौन कौन सी प्रविधि प्रयुक्त की जाती है? स्वयं शोध, परिकल्पना या प्राकल्पना, भाई ये सभी की जाती है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा, ये सभी। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, शोध सहायक है। शोध सहायक है किसमें? ऑप्शन ए है ज्ञान प्राप्ति में या सामाजिक विकास में या जिज्ञासा समाधान में या फिर इन सभी में, बताइए। शोध सहायक होता है, शोध भाई ज्ञान प्राप्ति में भी सहायक होता है, सामाजिक विकास में भी सहायता प्रदान करता है और जिज्ञासा समाधान में भी सहायता देता है। तो शोध सहायक जो है ये सभी, ऑप्शन नंबर इसका क्या करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, ये सभी शोध सहायक होते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, शोध के लिए प्रयुक्त शब्द है और ये लास्ट प्रश्न आपके लिए प्रश्न आ चुका है। शोध के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? खोज, अनुसंधान या फिर गवेषण या फिर उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। शोध के लिए तमाम सारे शब्द, यानी खोज भी शोध का ही जो है पर्याय है, अनुसंधान भी इसी का है और गवेषण भी है। ओके, बात ध्यान रखेंगे। तो शोध के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? खोज, गवेषण और अनुसंधान, ये सब है। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो इस प्रकार से आप लोगों ने तमाम सारी चीज़ों को देखा। बहुत सारे प्रश्न, लगभग आप लोगों ने लगभग 121-22 प्रश्नों को देख लिया। बहुत सारे प्रश्न हमने इसमें बताए आपको, सारे के सारे जो है प्रश्न जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, उसको मैंने आप लोगों के समक्ष रखा और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आपको बता दूं, शिक्षा शास्त्र का अगर आप लोगों ने मॉडल पेपर नहीं देखा है, शिक्षा शास्त्र के ऑब्जेक्टिव टाइप के बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने इसमें रखने का प्रयास किया। इस वीडियो को देख लीजिएगा। शिक्षा शास्त्र का एक वीडियो और है, 2 वीडियो शिक्षा शास्त्र के पेपर 1 और पेपर 2 को समाहित करते हुए प्रतीत होते हैं, तो आप दोनों वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अर्थशास्त्र का नहीं
नहीं देखा तो कल ही परसों या कल मतलब परसों हुई थी, हाँ शायद कल ही हुई थी। अर्थशास्त्र का कल लेक्चर हुआ था आपके समक्ष, तो अर्थशास्त्र का देख लीजिएगा ये वाला। ओके, समष्टि अर्थशास्त्र का पूरा इससे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें रखे हैं। 111 प्रश्नों के बारे में बताया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको वापस देख लीजिएगा। और भी चीज़ों को बीच में बताने का प्रयास किया गया है। इसके बाद में आप अगर संस्कृत सब्जेक्ट आपका है, संस्कृत का मॉडल पेपर देख लीजिएगा, इसमें 100 से अधिक प्रश्नों को संस्कृत के बताने का प्रयास किया गया बीए सेकंड सेमेस्टर का। इसके अलावा अगर आप लोगों ने मध्यकालीन इतिहास का पेपर नहीं देखा, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को समेत करने का प्रयास किया गया है, इसको देख लीजिए। हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया 1206 से 1757 ईस्वी तक के समयकाल के बारे में इसमें समाहित करने का प्रयास किया गया है। इसके बाद में अगर आपने भूगोल का नहीं देखा तो ह्यूमन जियोग्राफी एंड जो है प्रैक्टिकल जियोग्राफी दोनों के प्रश्नों को इसमें समाहित करने का प्रयास किया गया। वैसे प्रैक्टिकल जो होगा आपका, वो प्रैक्टिकल जो होगा उसके लिए मैं जल्द ही आपके समझ मौखिक जो प्रश्नावली होती है उसके बारे में बता दूंगा, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, ये देख लीजिएगा। इसके अलावा सोशियोलॉजी, अगर आप लोगों ने सोशियोलॉजी का ये देख लीजिएगा। इसके बाद में यानी इसके अलावा एक वीडियो मेरा सोशियोलॉजी का और अवेलेबल है, उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। और चैप्टर 1 का भी अवेलेबल है, सिलेबस अवेलेबल है, इन सभी को आप देख सकते हो। सोशियोलॉजी का, हिंदी का भी सिलेबस अवेलेबल है। तो इस प्रकार से तमाम सारे चैप्टर यानी तमाम सारे सब्जेक्ट के आपके मॉडल पेपर ऑलरेडी मैंने दे दिए हैं, और भी सब्जेक्ट जो बच रहे हैं मैं जल्दी दूंगा, सभी का प्रयास यही पूर्ण रूप से। ओके, तो इसी प्रकार से मैं लगातार आप लोगों को देता रहूँगा तमाम सारी वीडियो। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे और आप लोग अच्छे तरीके से अपनी रणनीति को बदलते रहें और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी करते रहें। इस वीडियो को 3 से 4 बार देख लीजिएगा, आपकी हिंदी से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो हिंदी में कोई भी डाउट्स अब आपका नहीं बचेगा। ओके, और जो ऑब्जेक्टिव टाइप का मॉडल पेपर तो हो ही गया, लिखित टाइप का मॉडल पेपर जो होगा जल्द ही पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन सभी का आपके समझ दिया जाएगा, सभी का। ओके, तो परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, एजुकेशन, इसके अलावा साइकोलॉजी का भी मैं जल्दी दूंगा। इसके अलावा दर्शन शास्त्र और यानी दर्शन शास्त्र की फिलोसॉफी वगैरह इन सभी का भी दे दूंगा। तो आप परेशान होने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, जो भी सब्जेक्ट बच रहे सभी का दूंगा। ओके, ध्यान रखेंगे। चलिए, वीडियो को लाइक फिर से कर दीजिए जितने बिल्कुल नहीं किए हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।